आज बात करने वाले हैं। इसके बाद बहुत सारे केस स्टडी हो सकता है। मुद्दे की बात समझ लीजिए। एक बार वो ऑफर हो गया ना, तो तुम फंस चुके हो। कहीं कोई एक्सेप्ट कर लिया, तब तो तुम कंपेल्ड हो गए। हमारी तरफ से दिया गया कोई भी चीज यदि ऑफर रहा और सामने वाले ने हाँ बोल दिया, तब तुम अब पीछे नहीं हट सकते हो, यानी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो कुछ लोग ये क्लियर किए कि सर ये ऑफर ही नहीं था। मतलब रेस्टोरेंट में बैठे, तुमने एक मेनू कार्ड देखा और मुझे कहा कि मुझे ये मलाई कोफ्ता करके दो। वो बोला नहीं है, तो बोला नहीं, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया, आपको देना तो पड़ेगा। वो बोला मेनू कार्ड ऑफर नहीं था, आप इनविटेशन टू ऑफर था। आप जो बोले ना कि मलाई कोफ्ता दो, आपने ऑफर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास मलाई कोफ्ता नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। इसलिए आपने ऑफर दिया, तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर रहा है भाई, ये सब चीज ऑफर नहीं है। ठीक है। तो ऑफर मतलब ही है कि तुमने, ऑफर के डेफिनेशन में ही था क्या, विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द वॉट, विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। हम तो एसेंट का इंतजार कर रहे थे भाई। जब हमने एसेंट दे दिया तो पीछे कैसे हट जाए। ठीक है। तो बस जो चीज ये लोग कहानी बनाता है, तुम थोड़ा सा क्लियर रखो। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो तुम कर चुके हो। कौन सा ऑफर से अलग है। सा यदि कोई केस स्टडी आएगा, तो तुम इसमें से वो पॉइंट को मेंशन करेगा कि ये वाला वो है, इसलिए वो ऑफर से क्या है, अलग है। ठीक है। ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट था, ये आंसर टू क्वेश्चंस था, या फिर ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइस था, या ये इन्विटेशन टू मेक टू डू बिजनेस था। when goods are sold through auction, ऑक्शन वाला कहानी तो ऑलवेज। ठीक है। मैं अब इन चीजों में नहीं जा रहा। ठीक है। इधर वाला भी कहानी उसी से रिलेटेड है कि डिफरेंस बिटवीन वॉट, ऑफर एंड, जो अभी मैंने कहा, जो बोल दिया तो फंस गया। ठीक है। अब चला अगले टुकड़े में, डिफिनिशन, डिफरेंस हो दिया। ठीक है। ये सारा एडवर्टाइजिंग, ऑक्शन, सेल्स सब तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है। तो इनविटेशन टू ऑफर का वो जो पीछे आपने वर्ड देखा था, ये सब तुम्हारा क्या है, फॉलोइंग आर द वर्ड। ओके। सीधा सीधी था। जब अपने इसको काट छाट कर रहे थे, मुझे नहीं चाहिए ये सब। ठीक है। खाली हेडिंग दे के छोड़ दूंगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे, डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। ये भी मुझे नहीं चाहिए। कुछ एग्जाम्पल भले ही रख लिया। ठीक है। उस एग्जाम्पल को क्या किया, रिटेन कर लिया। हम्म। जी, आगे बढ़ा नेक्स्ट पार्ट में। तो डिफरेंस वाले को समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। ऑफर एंड व्हाट, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। मीनिंग
2A में ऑफर का डेफिनेशन और वो सबको बेस करके दिया। यहाँ इंटेंशन ऑफर में क्या है, भाई तू एक्सेप्ट कर। यहाँ है कि तुमको बोल रहा हूँ कि तुम ऑफर दे। A person has intended of negotiation terms, it is called what? Invitation to offer and sequence. इनविटेशन टू ऑफर के बाद का पार्ट है ऑफर, ठीक है। तो इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है, ऑफर बाद में आता है। ऑफर कैन बी मेड बाय, ये सब तो आपने देखे ही हो, ठीक है। तो ये सब मुझे नहीं लगता जरूरी है। अब एक्सेप्ट, क्या सुना था कि एक्सेप्टेंस का डिफिनेशन लॉ में सीधे नहीं है। कहाँ पे है बता सकता था? प्रॉमिस के डिफिनेशन में। किसमें था? प्रॉमिस के डेफिनेशन क्या थे? सॉरी, प्रॉमिस बोल रहा हूँ, एक्सेप्टेंस। हाँ, प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या था? टू बी। बोलो। मतलब यहाँ वो एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन को बोल दिया। तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन यदि रहा तो कहाँ पे रुक जाओगे? सिर्फ यदि एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन पूछो तो वहीं पे रुक जाओगे, क्योंकि उसके बाद वाला लाइन तो उसको प्रॉमिस बना रहा है ना, सेंटेंस। और अब ऑफर और एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन को मिलाओ। ऑफर का डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन, क्या abstinence, when one person signifies to another, signifies to another, अब देख वर्ड कहाँ है? when the person to whom, वो जो another बंदा था ना, वो ये है। हमने जिसको दिया वही एक्सेप्ट करेगा ना। when the person to whom, वहां तो तूने ऑफर का डिफिनेशन किया। when the person to whom offer is made, signify is what? वहां पे क्या था? with a view to obtaining the assent, with a view to obtaining the assent। तो यहाँ पे उसी का कंटिन्यूएशन रहा, ठीक है। तो लिखा हुआ है ही है। तो तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन उसके हिसाब से था। देख वो जो वर्ड है ना, इन वर्ड्स का फीलिंग स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि सब एग्जाम आंसर में वो दिखना चाहिए हमें। आंसर में नहीं दिखा फिर वो काट दिया जाएगा। हम्म। चलिए, हो गया। तो एक एक वर्ड क्लियर, और इस वर्ड का क्लियर होना तुमको भी मालूम है। सर ये सब तो पीछे ऑफर के डेफिनेशन में था। ऑफर के बाद हम वेट ही क्या कर रहे थे? उसके एसेंट का ही ना। ऑफर के बाद में उसका क्या कर रहा था? एसेंट। यदि उसने एसेंट दिया ही नहीं तो फिर आगे बात ही नहीं करना। जैसे ही उसने एसेंट दिया
वो चीज एक्सेप्टेंस होने के बाद प्रॉमिस बन गया। तो जैसे ऑफर से रिलेटेड बहुत कुछ देखा, उसी तरह अब बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस से रिलेटेड एक वर्ड। लेकिन एक बहुत बढ़िया विलियम एंसन साहब का लाइन है, पहले वो बताते हैं। विलियम एंसन साहब ने क्या कहा? विलियम एंसन साहब ने कहा कि ऑफर एक बारूद का ढेर है। ऑफर क्या है? बारूद। ওই যে মশলা যেটা বলা হয়, কি বলা হয় বাংলায়? बारूद बला है। तो बारूद का ढेर है और एक्सेप्टेंस एक माचिस की जलती हुई तीली है। तो ऑफर एक बारूद का ढेर है, एक्सेप्टेंस वो बारूद की माचिस की तीली है। जैसे ही वो बारूद में सटा, विस्फोट हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी प्रॉमिस हो गया। ठीक है। तो देख, एंसन साहब ने कहा एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ व्हाट पाउडर। यानी बहुत बढ़िया उन्हें कोटेशन दिया यार। ऐसा ही कुछ है कि उस बारूद के ढेर में माचिस की जलती हुई तीली आपने दे दी, तो वो प्रॉमिस बन गया। ये लाइन लिख लो, सर विलियम अंसन का, रिलेशन बिटवीन व्हाट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो विलियम एंसन पूरा कहानी नहीं लिख के भी acceptance is to offer what a lighted match is to a tin of gunpowder। बाकी जो वहाँ एक्सप्लेनेशन है, वो जितनी बढ़िया आपकी इंग्लिश है, उतना बढ़िया आप उसे समझा सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं व्हाट। नेक्स्ट इज लीगल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट, वैलिड एक्सेप्टेंस। तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस में फिर डेफिनेशन से ही लाते हैं। क्या था? जिसको दिए हो वही एक्सेप्ट करेगा ना। और ये डिस्कस हुआ था कौन से केस में? बोल्टन वर्सेस जॉन। ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने बल्फर वर्सेस वॉल्फर का कहानी बता रहे थे कि जब आप उसे लिख देते हो तो आपके आंसर का वेटेज क्या होता है? बढ़ जाता है। आपके आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा यदि तुम्हें याद है तो। यदि कभी बोले कि ऑफर कोई और एक्सेप्ट कर लिया, तब उस समय तुम क्या बोलोगे? बॉल्टन वर्सेस जोन्स में ये डिसाइड हुआ था। तो हेडिंग क्या लोगे? लीगल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट, वैलिड एक्सेप्ट। लीगल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट, वैलिड एक्सेप्टेंस।
तो Allah, acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Acceptance by given by whom? तो दो केस लो है हम लोगों के पास, एक बोल्टन वर्सेस ब्राउन और दूसरा वॉट कार्लिन वर्सेस कार्बोली। अब यहाँ ध्यान रखना, पहले वाले केस लॉ में उसको ऑफर नहीं दिया गया था, बट वो एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरे वाले केस में कंपनी बच रही थी कि हमने आपको ऑफर नहीं किया, वो बोला वो जनरल ऑफर था, इसलिए मैं भी उसको एक्सेप्ट क्या है कर सकती हूँ। तो सेम केस लॉ तुमको जनरल ऑफर में भी देना होगा। इसमें बात क्या हुई थी? जनरल ऑफर। इसमें कौन सी बात हुई थी? जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर क्या होगा? एनीवन कैन एक्सेप्ट, एनीवन कैन एक्सेप्ट। और इसमें स्पेसिफिक ऑफर है। इसमें क्या था? स्पेसिफिक ऑफर है। अदर कैन नॉट एक्सेप्ट। अदर क्लियर है? ओके। तो बोल्टन एंड जॉन्स में हुआ था कि उसके नाम पे ऑफर नहीं था, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी बाद में डिनाई कर गई। कंपनी बाद में क्या कर गई? डिनाई कर गई। समझे? तो ये था। आगे बढ़ा। नेक्स्ट पार्ट जब आगे चला तो दूसरा था, ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी व्हाट? एब्सोल्यूट एंड व्हाट? अनक्वालिफाइड। थोड़ा मतलब पहले क्लियर करेगा। एब्सोल्यूट बोलने का मतलब, कुछ वर्ड्स का मतलब आपको बहुत सही करना होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अलग है। एब्सोल्यूट का मतलब जो मैंने ऑफर दिया था ना, वो तुमको एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। तुम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है, और यदि चेंज कर दिया तो जो समझाया पड़ा है उसमें बोल। काउंटर ऑफर हो गया बाबू। यदि तुमने चेंज कर दिया तो फिर क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया ना, वो तो खत्म हो गया ना। ठीक है। तो कहानी है कि आप यदि उसे चेंज कर दिए तो वो तो काउंटर हो गया, और ये ऑलरेडी सेक्शन 10 में क्लैरिटी के साथ बोला है इसके बारे में अलग से। क्या? कि एब्सोल्यूट एंड व्हाट? अनक्वालिफाइड। चेंज भी नहीं कर सकते हो और पूरा लेना पड़ेगा एज इट इज। अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब चेंज करना, क्वालिफाइड मतलब हमारी शर्तों को रख देना। क्वालिफाइड मतलब तुमने कुछ कंडीशन रख दिया, बोला भाई हम जो बोला चुपचाप मान, अपना शर्त मत रख, अपना शर्त रखा तो काउंटर हो जाएगा, मेरा वाला ऑफर फिर रिजेक्ट होगा। और एब्सोल्यूट मतलब पूरा होगा, चेंज भले ही नहीं कर रहा। तू बोला चार, हमने कहा कि ये 4 पीस 10 रुपया करके बेचेंगे, तू बोलती है कि मेरे को 2 पीस दो, फिर तो एब्सोल्यूट नहीं रहा। तो यहाँ थोड़ा सा सेक्शन 7 की भाषा है, इसलिए मैं लिखने को बोलूंगा। क्या? एज पर सेक्शन 7, क्योंकि ये वाला चीज तुम्हारे आंसर में दिखना चाहिए। ठीक है, हेडिंग के साथ साथ। एज पर सेक्शन 7 of the Act,
acceptance is valid only when acceptance is valid only when it is absolute and unqualified. It is absolute and unqualified, and is also expressed in some usual and is also expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, unless the manner in which it must be accepted. बाद वाला उसी का रिपीटेशन था और मैं रिपीटेशन चीजों को इग्नोर करता हूँ. चलिए, सेक्शन 7 स्पेशली अलग से है. क्या बोला है कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगा? जब वो क्या करने वाले हो? एब्सोल्यूट होगा और व्हाट? एंड एक्सेप्टेंस जो एक्सप्रेस करना है आपको, वो एक यूजुअली और रीजनेबली जो मैनर होगा वो उससे भी चलेगा. बट अब जिंदगी में कुछ शब्दों को तुम बहुत स्ट्रांगली देखने की आदत डालेगा. लॉ में ऐसे वर्ड्स का इंपॉर्टेंस ध्यान रखना. मतलब लॉ में ऐसे वर्ड्स का मतलब हो गया, यानी एक तरह से वो बोलना चाहता है पोजिट या वर्सेस. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई, ये कुछ वर्ड्स हैं, तुम लोग उसे छोड़ देता है, उस वर्ड्स को एकदम मत छोड़ेगा. दोनों बोल के गया. बोला भाई कैसे एक्सेप्टेंस दे? बोला जैसे यूजुअली और रीजनेबली होता है. जैसे यूजुअली और रीजनेबली होता है, ठीक है. बट अनलेस यानी अपोजिट. क्या बोला? यदि हमने प्रपोजल में एक्सेप्टेंस का मैनर बता दिया है, तब तो मुझे वैसे ही चाहिए. तब तो मुझे एक्सेप्टेंस क्या है, नहीं तो फिर मैं वैलिड एक्सेप्टेंस. मैंने क्या बोला? मैं लॉ पढ़ाऊंगा और आप लोगों को पढ़ने का इच्छा है तो मुझे ईमेल करोगे. मैंने तो मैनर बता दिया ना. तुम वर्बली बोलोगे तो वो एक्सेप्टेंस. हम यदि नहीं बोले होते कि मैं लॉ पढ़ाऊंगा, मैंने मैनर नहीं बताया कैसे करना है, तब तो यूजुअल और रीजनेबल जो मैनर है, यूजुअल और रीजनेबल क्या है, जो मैनर है वो चलेगा. तो ध्यान दे, अनलेस लॉ की इस टेक्निक को बढ़िया से समझ ले, नहीं तो जिंदगी भर तुझे किसी पे डिपेंडेंट होना होगा. एग्जाम्पल के तौर पे लोग इनकम टैक्स पढ़ते थे ना. पिछले 60 साल से लोग पढ़ रहे हैं. और यदि 60 साल से लोग पढ़ रहे हैं और अभी भी यदि उनको लॉ पढ़ने का आइडिया नहीं मालूम हुआ, तो तू समझ ले अभी वो आने वाले साल में मुश्किल में थोड़ा पढ़ेंगे. एक नया लॉ इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है. लॉ के शुरुआत में पूरा प्रोसेस बता रहे थे. सरकार ने लॉ बिल पेश किया है.
सरकार ने बिल पेश किया है, वो पार्लियामेंट से पास होगा। जो पहला सारा 5-6 क्लास लंबा चौड़ा सुना था उसकी की कहानी में, इसके पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था। ये वाले का पहला एग्जाम होगा मई 2027 को। बट लॉ लागू होगा मतलब इस दिन से जो इंसान कमाएगा उसको ये फॉलो करना होगा। इस दिन तक जो कमाया वो पुराना फॉलो करना होगा। मतलब कुछ है तो सारा चीज वही है, बट सेक्शन वेक्शन का रेफरेंस क्या है, बदला हुआ होगा। सेक्शन का रेफरेंस क्या है, बदला हुआ। अब जो ये लॉ तुम्हारा था पूरा का पूरा, अब ये लॉ सीधा सीधी है, पढ़ के तो तुमको खुद समझना है। और ये लॉ तो इसी भाषा में होगी जो लॉ की भाषा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देर पहले खोला, देख। In order to convert a proposal, a promise, acceptance must be what? And it expressed in a usual unless that। फिर उसके बाद ये ज्ञान दिया, बट इसमें एक और चीज था, रीजनेबल टाइम, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 7 की इसी भाषा को तुझे इस अंदाज में लिखा गया। ये उसकी ऑफिशियल भाषा है। सेक्शन 7, 8, 9 चल रहे सीरियल। यहाँ तो कोई सीरियल सीक्वेंस नहीं है, यहाँ तो एक टॉपिक मिला और टॉपिक को बताया जा रहा है। अब वो किसी भी सेक्शन से क्या है, रिलेटेड होगा। तो तुमको यहाँ इस तरह आसान लगता है, बट ऑफिशियली वो उस रूप में है ही नहीं। ऑफिशियली उसका वर्जन ही अलग है भाई। चलिए, तीसरा पॉइंट ये क्लियर है। यूजुअल अनलेस को पढ़ते वक्त तुम आगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चला तो नेक्स्ट पार्ट था। अब इसी को देख, बहुत सारा एग्जाम्पल वो क्रिएट करता है, बहुत सारा। अभी जो एग्जाम्पल क्रिएट करता है, मैंने पहले कहा वो तू पढ़ लेना, इतना समझदार तू है। एक दो केस फ्लो है, ऑब्वियसली उसे रखेंगे। यदि ध्यान आ गया तो लिख देंगे, नहीं ध्यान आया तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। चलो, थर्ड, acceptance must be what? Communicated. Acceptance must be communicated. Acceptance must be communicated मतलब बता। आप जो एक्सेप्ट किए हो बताओगे तब तो, बिना बताए आप सीधे पैसा दोगे तुम क्या, मतलब पैसा देना भी चलो वो तरीका हो सकता है रीजनेबल, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करोगे तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। मैंने कहा ये मार्कर बेचेंगे। अब एक्सेप्टेंस वाला कहानी में कि तुम्हारा कोई एक तरीका होगा जिससे मैं मेंटली रेडी होकर बनाना तो चालू करूँ, वो कोई दूसरा सामान बनाने का ही हो। तुम्हारा साइलेंस तो एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे ना, तो तुम भी फंस जाओगे। ठीक है। तो उधर के केस लॉ में एक कौन है, नीले। अब देख इतना सारा केस लॉ, तू भी एक समय के बाद तुझे लगेगा कि ये सब जरूरी है, तो मैं तो बोलूंगा जो मेन मेन केस लॉ है वो कुछ याद रखना, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वैसे लिखना चालू करोगे तो बहुत आएगा। तो जो फेमस केस लॉ है हमेशा उनको ही ध्यान रखने की कोशिश करना। ओके, चलिए एक्सेप्टेंस तो फिर ये सब भले ही लिख रहे हो लेकिन बाद में रहने वाला नहीं है, तो हम बोलेंगे कि छोड़ ही दो। वेलफोर कार्निल्स ठीक है, ठीक है, भले ही वो अपने हिसाब से लिख भी लो। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब आजा इसमें ये केस लॉ लिख ले, भगवान दास बरगौर गिरधारी लाल। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। ओके, चलिए आगे बढ़ा। तो तीसरा क्या लिखा एक्सेप्टेंस में, इट मस्ट बी व्हाट कम्युनिकेटेड। अलग अलग लोगों का अलग अलग सब केस का डिटेल है, क्या हुआ था, ये मुद्दे की बात हुई, तो बोला क्यों छोड़ रहे हैं, सीधा सीधी जान ले, समय के बाद ये तेरे लिए याद रखना संभव नहीं होगा। इन मुद्दे फिर है, ये नहीं भी रहा तो चलेगा, क्योंकि प्रोविजंस को भी एक्सप्लेन कर देगा तो पार्ट तेरा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा, अगले टॉपिक पे बढ़ा। तो नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन व्हाट प्रिस्क्राइब मोड। लगा फिर से रिपीट कर रहा है, बट वहां सिर्फ दो ही तो वर्ड था ना, वहां सिर्फ कौन सा वर्ड था, दो तो, एब्सोल्यूट एंड व्हाट अनक्वालिफाइड। इसीलिए उसको अलग से पॉइंट क्या किया, बना दिया। यही अलग से पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड पे छोड़ दिया था, और मैनर को हम लोगों ने लिखा था। अब आ जा टाइम, तो लिख 4 पॉइंट वर्ड टाइम। टाइम में सामने दो वर्ड लिखना, इफ, सॉरी एक वर्ड लिख ले, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, एक वर्ड हटा, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एक रहा। दूसरा में लिखना अदरवाइज रीजनेबल टाइम, अदरवाइज विद इन रीजनेबल टाइम। विद इन रीजनेबल टाइम, ये बहुत खतरनाक वर्ड है रीजनेबल, लॉ के नजरों में या हम लोगों की नजरों में बहुत खतरनाक कैसे है बाबू। रीजनेबल का डिफिनेशन समय और परिस्थितियों पे चेंज हो जाता है। रीजनेबल का डिफिनेशन समय और परिस्थितियों पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, और इसको लेके लॉ में बहुत झगड़ा हो जाता है। बोला भाई रीजनेबल क्या, बोला भाई कुछ चीजों के लिए रीजनेबल 5 मिनट हो सकता है, तो कुछ चीजों के लिए रीजनेबल 5 दिन भी हो सकता है। तो जहां मैं रीजनेबल वर्ड बोल दूं ना, टाइम पेमेंट कुछ भी, ध्यान रख लेना, एक वर्ड वो लोग यूज करते हैं, द रीजनेबल इज डिपेंड अपॉन द वर्ड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द वर्ड। रीजनेबल बहुत कुछ डिपेंड करता है, फैक्ट एंड वर्ड। अब यहाँ दारू पीना रीजनेबल नहीं है, बट ठंडे जगहों पे तो वो पीना क्या है, रीजनेबल हो गया भाई, वहां गलत नहीं है। तो रीजनेबिलिटी वाला जो वर्ड है ना, बस ये ध्यान रहे आपके मन में, जहन में, ठीक है। तो टाइम में क्या रखा कि रीजनेबल, या तो लॉन्ग वो बोल दिया था ऑफर के समय क्या, भाई बोलना है तो मुझे 2 दिन में बताओगे। तो टाइम हमने क्या किया था, स्पेसिफाइड टाइम दे दिया था,
लेकिन दूसरा क्या बोले, हमने कोई टाइम नहीं दिया, बोला भाई कितने दिन में, अब भाई देख लो कौन सा होना चाहिए। तो रीजनेबल वाले वर्ड में फैक्ट एंड डिफेंड, उस पे तुम्हारा क्या है, डिपेंड करिए। एंड लास्टली, उसके बाद, mere silence is not an acceptance. ठीक, लेकिन क्या बोल रहे थे सर, आप बोल तो दिए, बट हमको यहाँ एक तो और वर्ड दीजिए, इसका मतलब उस केस में हो जाएगा। पहले ना, ऐसे तो बोले नहीं होगा, लेकिन उस वर्ड का चक्कर क्या है, हो जाएगा। तो देख अब क्या बोला, उस वर्ड में कब हो जाएगा साइलेंस भी। द ऑफरी हैज इन्वॉल्व any previous conduct indicated that his silence is what। समझ गया था। पिछली बार तुम्हारा वो चीज एविडेंस था, तो यदि वो कोई, वो लोग देख, अब डिपेंड करता है फाउंडेशन, ये वाले को मैं जो देख रहा हूँ, वो सवाल को ठीक बना देगा इसी भाषा पे। लोग बोलते हैं केस स्टडी का सर कैसे करेंगे, प्रोविजन ही केस स्टडी है। अगला केस स्टडी कहाँ से बनाना चालू करेगा, चलो इस पे एक ठो पूछते हैं, और इस पे ये वाला नहीं पूछते हैं, ये वाला पूछेंगे। तो बोला, फिर एक तो घटना क्रिएट कर, और तेरे आंसर में ये वाला चीज यदि नहीं दिखा ना, तो फिर तेरे को नंबर नहीं दूंगा। इसलिए जितना भी सवाल होगा तुझे ध्यान रखना होगा समय के साथ साथ। और ऐसा नहीं है, एक मैटर ऑफ टाइम, एक समय के बाद मैं अपने पॉइंट और तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। मेरे को एग्जाम नहीं देना तो मैं याद नहीं रखता, हाँ बस इतना है कि कुछ है ऐसा, तुमको स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा क्योंकि तुमको लिखना है क्या है ऐसा कुछ। अनलेस लगा दिया, आगे का कहानी आपका अपोजिट, इसलिए मैंने कहा अनलेस वर्ड पे ध्यान रहे, यानी वहां कुछ वो उल्टा बोलने जा रहा है नॉर्मल से हटके। मतलब इसमें क्या देखा, ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम तो वही पकड़ लोगे। बट द ऑफरिंग इन एनी प्रीवियस ईयर कंडक्ट indicated that any previous conduct, sorry, any previous conduct indicated that his silence is what, evidence of acceptance। समझे, कितना छठा। देख उस पूरे में से मैं भी मुद्दे की बात को काट छाट रहा हूँ तो दैट कि उसे में डाल पाऊँ। आगे चला, हाँ जैसे क्या था ना कि प्रीवियस कंडक्ट में वो क्या बोला था, यदि मैं शांत रहूं ना तो मेरा आप एक्सेप्टेंस समझ लेना, पहले वो बोल दे चुका था। सातवां क्या है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और व्हाट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अब वो थोड़ा सा ज्ञान दिया, सेक्शन 8 की भाषा मेन है। क्या लिखा है सेक्शन 8 पूरा, जहां पे सेक्शन है मैं वहां पे हूँ पूरा, क्योंकि वो मुझे आंसर में चाहिए, बाकी मेरा जनरल एक्सप्लेनेशन होता है। सेवन, सेक्शन 8 क्या बोलता है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल
और एक्सेप्टेंस। हाँ, थोड़ी देर पहले जो वो टाइम देखा था ना, रीजनेबल टाइम का जिक्र कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 7। टाइम का जिक्र कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 7 में जब अपने पढ़ रहे थे तो इस दूसरे वाले पॉइंट में उसके टाइम के बारे में भी क्या है बोल दिया। ठीक है, वो सेक्शन 7, उसके स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप सेक्शन 7 को मेंशन कर सकते हो कि भाई 7 में ये बात बोला है, रीजनेबल टाइम और व्हाट स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, अब चला सेक्शन 8 क्या बोलता है? द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल or the acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the what? Proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other mode of acceptance, verbal or what? Written. तो verbal और written में जब implied offer हो सकता है तो implied क्या हो सकता है? Acceptance भी हो सकता है। The performance of the conditions of a proposal acceptance of any consideration for instance may be offered with a proposal, या तो हम offer करेंगे constitute an acceptance, and this section सीधा सा बात है, जब मेरा implied offer था तो तुम्हारा implied acceptance भी हो सकता है। ठीक है, तो चल बहुत कुछ नहीं, and therefore when proposal जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक 7 पॉइंट किससे निकाला वो छोड़ दो, एक्सेप्टेंस बात तो वही है, सिर्फ सेक्शन 8 लिख लो। ठीक है, बाकी जनरल बातें। ठीक है, क्या था हेडिंग? हेडिंग कितना पॉइंट आया? जरूरी है 7 होगा? लोग तो चाहे तो मर्ज करके कम भी कर सकते, चाहे तो मर्ज कर सकते हैं ना, यानी एग्जैक्टली इतना ही होगा, जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी। क्यों? क्योंकि क्या ये ऑफिशियली लीगली वही चीज है ना, यहाँ पे इंसान जहां तहां से मिला के उसको क्या कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है। चलिए, अब ये कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा झमेला वाला पार्ट है। कम्युनिकेशंस को लेके थोड़ा क्लियर करेंगे पूरी की पूरी कहानी। तो नहीं है मेरे ख्याल से। टाइम बोल के एक वर्ड था ना, क्या था टाइम का रिलेवेंस? टाइम का रिलेवेंस है कि उस टाइम में, मतलब वो टाइम जो रिलेवेंस है, एक्सेप्टेंस के मामले में रिलेवेंस क्या देखा? उस टाइम के अंदर यदि एक्सेप्ट नहीं किए तो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। हमने ऑफर दिया, मैंने तुमको कहा था 2 दिन, 2 दिन में तो तुमने एक्सेप्ट किया नहीं, बाद में तो होने वाला नहीं है ना। और यदि 2 दिन की जगह मान ले वहां पे समय नहीं था तो रीजनेबल टाइम, झमेला वहां भी है। ठीक है, झमेला उसमें हो गया कि मान लो वो एक्सेप्ट कर लिया, हम बोला सर वो रीजनेबल में नहीं किया, वो बोला सर कैसे बोल रहा है कि ये रीजनेबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये रीजनेबल है। कोर्ट को फिर अब वहाँ वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, कोर्ट को फिर वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब आ जा, टाइम को लेके झगड़ा इसी बात का है कि वो माना जाएगा कि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं। तो टाइम को लेके 2 एंगल से सोचना है। एक तो टाइम को लेके जो वर्ड है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसका? ऑफर का भी और व्हाट? एक्सेप्टेंस। ऑफर भी कम्युनिकेट करना है,
एक्सेप्टेंस भी क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। कब मानेंगे कि आपने ऑफर कम्युनिकेट कर दिया? वो कौन सा टाइम? अब टाइम वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि अगला एक्सेप्टेंस उस टाइम के पहले करेगा तो नहीं एक्सेप्टेंस है। वो नौकर खोजने चला गया ढूंढने, नौकर क्या हुआ, मेरे बिना ऑफर को सुने ही ढूंढने चला गया, तो तू तो भाई मेरा तो ऑफर उसके बाद था ना। हमने तो बोला वो मैं लायबल नहीं हूं। तो अब वहां इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट हो जा रहा है? टाइम। मैंने ऑफ ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस का मैंने एक समय दिया था, तो किया नहीं। चल मैंने ऑफर दिया भी था 20 दिन का। तो एक है कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब दूसरा एक और वर्ड है रिवोकेशन। कौन सा वर्ड? रिवोकेशन। मैंने ऑफर दिया था कि 10 दिन के अंदर जो बोलना है बोल लोगे, बट 3 दिनों के बाद मैंने ऑफर को वापस ले लिया। 3 दिनों के बाद क्या किया? ये भी तो हो सकता है। और तुम चौथे दिन ऑफर को एक्सेप्ट करके क्या बोलते हो? सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम बोला भाई कैसे हो गया? हमने तो ऑफर को क्या किया, रिवोक कर लिया, वापस ले लिया। हाउ कैन यू से कि ये कंप्लीट हो गया? देख, टाइम का रिलेवेंस दो चीजों पे ध्यान देना। क्या? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड, यानी चार चीजें आ गई। क्या क्या होगा? चार चीजें आ गई। कब मानेंगे ऑफर कम्युनिकेट हो गया? कब मानेंगे कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया? कब मान लेंगे कि रिवोकेशन तेरा हो गया, ऑफर या एक्सेप्टेंस? क्योंकि उस टाइम फ्रेम का एक इम्पोर्टेंस हो जाता है, एंड दैट इज वाई उनका अगला डिस्कशन हो जाता है रिलेटेड टू व्हाट, कम्युनिकेशन ऑफ फॉर एंड व्हाट, एक्सेप्टेंस। और उसमें एक टाइम का बहुत बड़ा रोल क्या है, आ जाता है। लॉ है, तो मैं भी मालूम है एक वर्ड को लेके वो लोग खाल खींच लेते हैं पूरा का पूरा उन शब्दों को पकड़ करके। तो थोड़ा नजरिया, तुम्हारा नंबर या फेल होना या गलती होना नहीं मिलना, बहुत बढ़िया रीजन वही है। कोई उसको उतना ध्यान दे ही नहीं रहा है, और इसलिए वो उसे पूरा नंबर नहीं दे रहे, क्योंकि हमको जब आंसर में दिख ही नहीं रहा तो काची का नंबर दे दे भाई। और तुम्हारे प्रोफेशन का बेस ही का पूरा का पूरा किस पे है? लॉ ही तो है। जो बंदा ये लॉ जितनी जल्दी पढ़ के बेहतर समझ लेगा, वही तो पैसा कमाएगा ना, वही तो पैसा कमाएगा। क्यों? भाई उसके पास चल, उसको पूरा बढ़िया से आता है। ये लोग तो अभी पुराने जमाने में ही रह रहे हैं। प्रैक्टिशनर बहुत गाली सुनेंगे, सर हम तो सुना कुछ नया है, आप तो पुराना वाला ही बोल रहे हो। तो पुराना वाला ही बोल रहे हो। इसके चक्कर में 100 में से तो 10 लोग काम ही छोड़ देंगे, बोलेंगे भाई अब हमसे नहीं होगा। अब हमसे अब हमसे फिर से पूरा चीजों को समझना पड़ना। एज फैक्टर है, बहुत सारे मैटर। वो बोलेंगे नहीं होगा। हाँ, यहीं पे जान लेना, तू भी रो रहा फिर एक ठो नौ, तेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। भाई पढ़ लेते हैं, जितना ज्यादा ज्ञान देंगे यूट्यूब पे, लोग समझेंगे इसको बहुत आता है, इसको बहुत आता है। बस वो रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के ज्ञान क्या कर रहे हैं, दिए जा रहे हैं। पुराना वाला जो थोड़ा बहुत है, जो पुराना वाला बढ़िया जानता है, उसको लेकर के पूरा समझाएगा। वो हीरो है उस सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर पे। धीरे धीरे तो सिर्फ इसी टॉपिक को लेके 10 लाख का फैन फॉलोइंग बना सकती है, यदि आज से भिड़ गई तो, यदि वो आता है तो। दुनिया का यही तो नजरिया है।
दुनिया का यही नजरिया है। तो बोलते हो ना तुम लोग कि कैसे यूट्यूबर बनना है, कोई डांस करके तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, कोई इसी को समझा के बन गया, कोई इसी को समझा के बन गया। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा तुम्हारा पार्ट। अब आगे आ जाओ। चला, तो कम्युनिकेशंस को लेके थोड़ा सा डिस्कशन है, रहने दे रहे हैं क्योंकि कुछ चीजों को थोड़ा डिटेल समझाना है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा केस स्टडी दूंगा, कुछ क्वेश्चन समझे क्यों। अपने मन से या देख के कहीं से भी सही गलत कुछ भी लिखो लिखो, लिखते लिखते ही वो आदत बनेगा और कोई जरिया नहीं है। बिना लिखे तुम सोचोगे कि बनने वाला नहीं, लगातार 50 बार लिख दोगे तब जाके एक आदत बना, और जब आदत एक दिन बन गया ना, फिर उसके बाद से तुम कुछ भी लिख दोगे, बस वो सही से बनाने में टाइम लगेगा। चलिए, अभी के लिए